नहीं, मुझे लगता है तकरीबन ढाई पौने 3 बज चुका था उस वक़्त। और वो 3 साढ़े 3 बजे हम लोग फिर वहाँ से निकलते हुए रात के बस सन्नाटे वाले रास्ते में ले जाते हुए सीधे फिर बोकारो ले जाया जाता है। और बोकारो सिटी शायद थाना है, वहाँ पर रखा जाता है। तो वो उस समय तकरीबन साढ़े 4 पौने 5 के लगभग में था। फिर आधे घंटे हम लोगों से पूछताछ होती है, जयराम महतो को कहाँ आप लोगों ने छुपाया है, कहाँ रखा है, क्यों भगाया है, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, वगैरह वगैरह जो उनका सवाल था उन्होंने किया। हमने कहा कि भाई हमारा अभी कोई है नहीं कि वो कहाँ है, क्या है। वो सभा के बाद अपने समर्थकों के साथ वो निकल गया। भी कहा मुझे पर जयराम महतो जी ने भी कहा कि मैं अरेस्टिंग दूंगा, लेकिन उस वक्त का जो हालात था पत्रकार महोदय, मुझे लगता है कि वो बड़ा विचित्र घटना था। यदि आप वहाँ गए होंगे, सारी चीज़ों को यदि आपने कवर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि उस वक्त का जो माहौल था वो गजब का माहौल था। बिल्कुल लोग एग्रेसिव थे, बिल्कुल लोगों ने अपने नेता को पकड़ के रखा था, अपने नेता को कहा था कि नहीं हमें इनसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। और उसी बीच में मैंने खुद देखा नहीं कि जयराम महतो जी किधर से निकले, हमारे नेता किधर से केंद्रीय अध्यक्ष महोदय चले गए, मुझे खुद इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने देखा कि अचानक स्कॉर्पियो में नहीं है, तो पता चला कि अपने चैनलों में कहा था कि रिजवान राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आया है, रिजवान माटी की सुरक्षा के लिए आया। यदि रिजवान हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी है, जो प्रकरण जो पूरा चला, जेल गए, जेल से बाहर आए, हम जानेंगे क्या मसला था और क्या अनुभव रहा जेल में। दादा कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया, आप लोगों का आशीर्वाद दुआ। क्या अनुभव रहा जेल गए? अब बढ़िया नए अनुभव के साथ में बिल्कुल मुझे लगता है कि एक नए अनुभव को लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और जिस उद्देश्य के साथ में हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोग अपने और राज्य के हित में बिल्कुल बेहतर कदम की ओर हैं। क्या मसला था, शुरू से थोड़ा चीज़ों को बताएंगे। लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या हुआ, कैसे अचानक रिजवान जी, आपके कुछ साथी हैं वो भी जेल के फिर बाहर निकले, बीच में क्या हुआ, क्या बातें। फिर आप लोगों को कई थाने घुमाया गया, फ़ोटो वायरल होती रही, इस थाने में है, उस थाने में है, फिर अंत में पता चला कि बोकारो थाना है, फिर अचानक जेल भेज दिया गया। तो पूरा सारी चीज़ें को थोड़ा बताइए कि कैसे क्या हो गया। नहीं, हम हमारे पूरे साथी, आपने भी देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा कि हमारा जो नामांकन सभा चल रहा था, तो नामांकन से पूर्व में हम लोगों ने वहाँ पर वकीलों से बातचीत हुई। और मुझे उस वक्त पता चला कि शायद अरेस्टिंग की जो टीम आई हुई है वो रांची टीम है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर नामांकन करके जैसे ही उपायुक्त कार्यालय से नीचे उतरा तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात थे। और उसके बाद फिर हम लोगों को लगातार कहा जाता है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं। तो बड़ा अजीब लगा सुन के। तो बिना कोई वारंट के यदि हमें हमारे नेता को यदि अरेस्ट किया जाता है तो बड़ा दुखद घटना था उस वक्त। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने वहाँ के जो डिप्यूट किए गए जो पदाधिकारी थे उन लोगों से हम लोगों ने बात किया, खासकर मैंने खुद बात किया। हमने कहा कि सर मुझे सभा के लिए ये दिया जाए, आदेश दिया जाए, क्योंकि ये लोग ये जयराम वाला नहीं, हमने भी कहा जयराम महतो अरेस्टिंग, शुरू में अरेस्टिंग सिर्फ जयराम की होनी थी। जी, अरेस्टिंग उनकी होनी थी। उसके बाद जैसे हम लोग का सभा स्थल से सभा करके, क्योंकि इतनी भारी संख्या में समर्थक थे कि वहाँ से पुलिस की अरेस्टिंग करके एक नेता को ले जाना बड़ा मामला था। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उन समर्थकों के साथ में निकल गए। तो उसके बाद जब हम लोग वापस आए घर की ओर तो तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे। उस वक्त मैं लोगों से, अपने समर्थकों से बातचीत करके और बस ऐसे ही बेड पर लेटा ही था। तब तक पौने 1 बजे 2 बजे के लगभग में पूरी टीम दल बल के साथ अचानक घुस जाती है बिना किसी वारंट के। तो हमने बाकायदा इज्जत के साथ उनका सम्मान किया, बैठाया, हमने पानी वगैरह दिया। और हमने कहा कि सर वारंट नहीं है आपके पास? नहीं, वारंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जयराम महतो को भगाने का काम किया है और तो आप लोगों को जाना होगा, क्योंकि ये पुलिस का ऊपर से हम लोगों का आदेश है। हमने कहा कि वारंट दिखलाइए। फिर बहस भी मैंने करना सही नहीं समझा। मैं चलो जब ऐसी बात है तो फिर हमने उनके साथ में जाने का काम किया। फिर हमें कतरास थाना में रखा। फिर उसके बाद कुछ और साथियों के लिए राजगंज की और वो पूरी टीम 7-8 गाड़ी के साथ में चलते हैं। फिर वो कारवां वहाँ से चलता हुआ था, पुलिस की टोली, पुलिस महकमा पूरा साथ में। और बिल्कुल फिर फरजान खान के यहाँ दरवाज़ा खुलवाया जाता है। और फिर खुलाने के बाद बाकायदा वहाँ से हमारा फरजान भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर एक
डेढ़ बजे रात में बिल्कुल डेढ़ नहीं मुझे लगता है तकरीबन ढाई पौने तीन बज चुका था उस वक्त और वो तीन साढ़े तीन बजे हम लोग फिर वहाँ से निकलते हुए रात के सन्नाटे वाले रास्ते में ले जाते हुए सीधे फिर बोकारो ले जाया जाता है और बोकारो सिटी शायद थाना है वहाँ पर रखा जाता है। तो वो समय तकरीबन 4:30 पौने 5 के लगभग में था। फिर आधे घंटे हम लोगों से पूछताछ होती है जयराम महतो को कहाँ आप लोगों ने छुपाया है, कहाँ रखा है, क्यों भगाया है, क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है, वगैरह वगैरह जो उनका सवाल था उन्होंने किया। हमने कहा कि भाई हमारा अभी कोई है नहीं कि वो कहाँ है क्या है। वो सभा के बाद अपने समर्थकों के साथ वो निकल गया, अभी कहा मुझे पता नहीं है। फिर हम लोगों को धीरे धीरे जब हमारे समर्थकों को पता चलता है कि वहाँ पर रखा गया है तो काफ़ी संख्या में लोग आना जाना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को डर लगा कि शायद बड़े संख्या में लोग ना आ जाए, तो आनंद फानंद में हम लोगों को फिर वहाँ से चालान कर दिया जाता है। चालान करने के बाद हम लोगों को फिर कोर्ट ले जाया जाता है, कोर्ट के बाद फिर हमें जेल में डाला जाता है। ये तो आपका जो रहा जयराम जी वाला में क्या मतलब बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई कि बेल हुआ है नहीं हुआ है, कोर्ट गए हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, क्या परिस्थिति है और क्या हुआ है पूरा स्पष्ट लोग जानना चाहते हैं। नहीं, ये न्यायालय का मामला है। हम लोग न्यायालय का हमेशा सम्मान किए हैं, कानून का सम्मान किए हैं, संविधान का सम्मान किए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं और हम लोगों ने संविधान को पढ़ा है, हम लोगों ने बिल्कुल कानून को पढ़ा है, कानून का हम लोगों ने शुरू से सम्मान किया है। और रही बात जयराम महतो जी की, तो मुझे लगता है कि उस पर भी राज्यवासियों को बहुत जल्द एक बेहतर समाचार सुनने को मिलेगा। जयराम का बेल हुआ या फिर सिर्फ अरेस्टिंग रुकी है, जो नो कर्फ्यू जो बताया जा रहा है? नहीं, मुझे कल तक सूचना थी कि जब तक चुनाव है तब तक अरेस्टिंग नगड़ी वाले मामले में अरेस्टिंग ना किया जाए, शायद न्यायालय से है। और मतलब आप लोग क्या समझ पा रहे हैं पूरे प्रकरण में? जेबीकेएस क्या सोच रही है, किसी की साजिश है या फिर जो घटनाएं घटी उसी पर सिर्फ एक नहीं, देखो मैंने कहा है कि भाई यदि अगर मैं दोषी हूँ तो आपको कानून को आगाह करने का हुक्म है, आगाह करने का आदेश कि आप अगर कोई मुजरिम है तो उनको बाकायदा आप सूचना देंगे कि आपका फलाना जगह पर फलाने घटना के अनुरूप वहाँ पर आपका ये FIR है या फिर आपका जो केस है वो दर्ज है। तो बिना सूचना के इस तरह से नामांकन से पूर्व वो सूचना देना ये बड़ा निंदनीय विषय है। मुझे लगता है कि इसको क्योंकि उससे छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे मामलों पर हम लोगों ने बेल लिया है न्यायालय से, तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी मुझे लगा कि उनको सूचना देना चाहिए था, कोर्ट को सूचित करना चाहिए था, पुलिस प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम लोग उस पर बेल लेने का काम। दूसरे प्रत्याशियों का जिस तरह लगातार दौरा चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जयराम जी भी फील्ड में नहीं है, आप लोग भी बाकायदा महासचिव के फरजान, आप केंद्र अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के, आप लोग भी फील्ड में अभी नहीं रहे, तो क्या लग रहा है कि इसका प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं आप लोग की जो संगठन है वो कमज़ोर पड़ जाएगा गिरिडीह में? नहीं, कमज़ोर हम लोग नहीं है, 2-4 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोगों के बीच की तस्वीर है, जो साजिशें हमारे साथ रची जाती है या रची जा रही हैं, ये लोग देख रहे हैं, झारखंड के जनमानस देख रहे हैं और खास करके गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पूजनीय मतदाता देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी सूझबूझ है, गिरिडीह वाले हमेशा आंदोलनकारी ये पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि ये शहीदों की धरती है और विनोद बिहारी महतो की धरती कही जाती है, यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि अब ये 72 वाला झारखंड नहीं है, ये 2024 का प्रदेश तैयार हो चुका है और अब बेवकूफ़ बनाकर और वो मुर्गे और दारू और वो बिरयानी और 500 रुपये 1000 रुपये में वोट को जो तैयारी रहती है राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों की, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ के लोग समझदार हो चुके हैं और मेरे 2-4 दिन जेल में रह जाने से वातावरण में बदलाव नहीं आएगा। हम लोग अपने बड़े जीत की और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रिजवान जी निकलेंगे फिर से प्रचार प्रसार में या फिर डर गए हैं? नहीं, बिल्कुल मेरी पूरी रूटीन कल से तैयार है। मैंने जो मिशन को छोड़ा था अधूरा, हमारी गोमिया से शुरुआत है, गोमिया बेरमो होते हुए छेऊ विधानसभा का जो हमारा दौरा था, उस दौरे की फहरिस्त देखकर, उस लिस्ट को देखकर शायद घबरा गए होंगे विपक्षी, इसीलिए साजिश के तहत अंदर डालने का प्रयास किया गया। खैर मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा जिनकी साजिशें थी, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि आपने मेरे लिए ये सफ़र को आसान करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं में एक बड़े अनुभव को प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम लोग अपने जीत की ओर बढ़ रहे हैं और चाहे जयराम महतो इस बार गिरिडीह लोकसभा से ऐतिहासिक मतों से दिल्ली जाने की तैयारी है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि एक पूरे प्रक्रम में एक सवाल हमेशा बनता रहा और सोशल मीडिया में भी चलता रहा
कि जयराम महतो जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की फ़ोटो के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, आखिर उन्होंने अपनी अरेस्टिंग क्यों नहीं दी? वो अपने जो बैकफुट पर क्यों चले गए और गायब हो गए? गायब नहीं हुए। मैंने कहा है कि सब चीज़ें अगर आप चाहोगे कि चट मंगनी पट ब्याह, एक हमारे समाज में एक कहावत है कि चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला थोड़ा सही नहीं होता है। ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, हम लोग नौजवान हैं, हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हम लोग नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टिंग जो होता है, जो लोगों का जो जुड़ाव होता है, वो जयराम महतो जी के साथ में जनता का जुड़ाव था। और उस वक्त का जो दृश्य था, मैं तो वहीं पे था और मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने चाहा कि ये सारा मामला लोग समझ जाएं और जो सही चीज़ है उस पर काम किया जाए। लेकिन जयराम महतो जी ने भी कहा कि मैं अरेस्टिंग दूंगा, लेकिन उस वक्त का जो हालात था पत्रकार महोदय, मुझे लगता है कि वो बड़ा विचित्र घटना था। यदि आप वहाँ गए होंगे, सारी चीज़ों को यदि आपने कवर किया होगा तो आपको पता चला होगा कि उस वक्त का जो माहौल था वो गजब का माहौल था। बिल्कुल लोग एग्रेसिव थे, बिल्कुल लोगों ने अपने नेता को पकड़ के रखा था, अपने नेता को कहा था कि नहीं, हमें इनसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। और उसी बीच में मैंने खुद देखा नहीं कि जयराम महतो जी किधर से निकले, हमारे नेता किधर से केंद्रीय अध्यक्ष महोदय चले गए, मुझे खुद इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने देखा कि अचानक स्कॉर्पियो में नहीं है, तो पता चला कि अपने समर्थकों के साथ में वो शायद कहीं चले गए। तो ये माहौल के हिसाब से कहा जा सकता है। आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि भाग गया, छुप गया, ये ऐसी बात नहीं। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया पर हम लोग चलेंगे। रिजवान जी, आप राजनीतिक लाभ के लिए अपनी जो खतियानी मुस्लिम मंच था उसका विलय आप जेपीकेएसएस में कर दिए और अल्पसंख्यक केंद्र अध्यक्ष बन गए। एक तरफ मुसलमानों को एकजुट किए, उसके बाद आप सीधा जेपीकेएसएस के मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी एक क्योंकि ये हमारा ये कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर, आदिवासी, मूलवासी मिलकर ही एक बड़े तस्वीर को ला सकते हैं हम। यदि एक रिजवान ने अलग संगठन क्यों बनाया? आपके सवाल तक ही पहुंच रहा हूँ, क्योंकि हमने एक माहौल देखा कि हमारी जो शुरुआती दौर रही थी, हमने जो स्टार्टिंग किया था, अपने सफ़र का जो आगाज़ था, हमारा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ, उस वक्त मुस्लिम वर्ग के लोग कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे थे, हमारे आंदोलन के मुख्य धारा से जुड़ नहीं रहे थे। तो हमने कहा कि भाई, यदि मैंने ऐसा नहीं कि मैं तुरंत जेबीकेएसएस या जेबीएसएस में आया और मैं तुरंत अपने एक खेमे को बना लिया, नहीं। मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों तक प्रयासरत रहा। मैंने कहा कि चलो इसी से मैं लोगों को जोड़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है कि अपने लोगों के बीच में एक जातीय वर्ग से बंधा हुआ ये भारत है और कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश है। तो मैंने अपने लोगों तक जाने का काम किया है और अपने लोगों को, अपने लोगों की भावनाओं को समझने का काम किया। फिर हमने जब भावना को समझा, जब हमारे लोग जुड़ गए, और मैंने ये मेरे खुद का निर्णय नहीं था, मैंने बहुत सारे पत्रकार साथियों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मैंने कहा कि ये मेरे खुद का डिसीजन नहीं था। हमारे लोगों ने कहा कि यदि हम लोग एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, लड़ाई एक है, समान लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो एक बेहतर। रिजवान जी को समझ में आ गया कि अकेले कुछ नहीं होगा? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। ये आप कथन या आपका कहना, एक मैं इसकी थोड़े ट्रैक से हटकर आपने बात किया। मैंने कहा कि रिजवान जी को समझ में नहीं आया। सवाल तो बनता है कि रिजवान अलग हुए, फिर अलग संगठन बनाए, फिर राजनीतिक लाभ लेने के लिए बातें तो ये भी सामने आई कि धनबाद लोकसभा का टिकट लेने के लिए फिर आपने विलय कर दिया और अंत में फिर टिकट भी नहीं दिया गया। मेरी बात सुन लिया जाए। मैंने शुरुआती दौर में कहा था, मैंने आप तमाम पत्रकार साथियों के चैनलों में कहा था कि रिजवान राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आया, रिजवान माटी की सुरक्षा के लिए आया। यदि रिजवान को लाभ रहता तो मुझे, आपने देखा है कि काफी लोगों ने, देव भाई ने और काफी पत्रकार साथियों ने ये सर्वे चलाने का काम किया। तो उस वक्त अच्छे खासे मकाम पर मेरी पोलिंग हो रही थी। मेरी जो लोगों का जो रुझान था वो सबसे ज्यादा रिजवान क्रांतिकारी की ओर था। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि मेरी खुद की राय होती, मेरी व्यक्तिगत लाभ मैं अगर लेना चाहता तो मैं एक बार कहता तो मुझे टिकट मिल जाता। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रिजवान खुद एक जगह पर है, रिजवान तमाम लोगों के आशीर्वाद से, तमाम लोगों की दुआ से पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन हमारे लोग जो अभी हैं, जो राजनीति में अपने कदम को लाना चाहते हैं, उनको अवसर दिया जाए। फिर हमने एक टीचर को अवसर दिया, शिक्षक को अवसर दिया, और अभी मेरी ये सोच रही है, मेरे दल की सोच रही है, मेरी शुरुआती सोच रही है कि मैं कैसे अपने लोगों को ऊपर लाकर एक बेहतर समीकरण के साथ में उनको प्रस्तुत करने का काम करेंगे। तो ये तमाम नजरिए को यदि आप बहुत ही बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कुर्बानी दिया है। मैंने अभी भी कहा मैं कोई चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये राज्य के लोगों की मोहब्बत है, राज्य के लोगों का आशीर्वाद है,
कि मुझे जगह तक देखना चाहते हैं। लोकसभा जाना या विधानसभा जाना, हम लोगों ने कभी भी इस विचारधारा के साथ में अपने कदम को घर से नहीं लेकर आया था। मैंने कहा था कि एक बेहतर झारखंड बने, नव झारखंड बने, वही झारखंड बने जिसका कल्पना विनोद बिहारी और तमाम लोगों ने, बिरसा मुंडा ने, शेख भिखारी ने किया था। आज हमारा झारखंड को लूट लिया गया। इन दर्द के साथ में मैंने अपने कदम को बढ़ाया। यदि आशीर्वाद मिलता तो ये मेरी गुनाह नहीं।